हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। और मेरा वीडियो का जो क्रम जा रहा है इतिहास से संबंधित, वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप पसंद कर रहे होंगे और आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही होगी, ये हम आशा करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आज क्या होने वाला है। अभी तो कुछ वैकेंसी के बारे में भी आपको पता होगा कि आया है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का भी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इससे संबंधित अब तो बहुत ही पिकअप देने वाला बात हो जाता है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का। तो इसी संदर्भ में मैं आपको पिकअप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25 से 30 वीडियो में पूरा मतलब प्राचीन इतिहास को ख़त्म किया जाए एक अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से और क्रम में एक सब चीज़ को ख़त्म किया जाए। और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मदद मिले, ये हमारा अंतिम उद्देश्य होगा। तो आज ऐसे तो इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो अगर प्री स्तर पे एग्ज़ाम होता है तो उसमें अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो मुश्किल से 20% तक का क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है और 20% बहुत ही ज़्यादा होता है। और 20% क्वेश्चन को कवर करने के लिए अगर आपको 25 दिन आधा आधा घंटा करके टाइम देना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जा रहा है, चीज़ें याद हो जा रही है या फिर बुक पढ़ने में आसानी हो रही है। बहुत तरह की अप्रोच जो है आपका इन्हेंस कर जा रहा है, पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जा रहा है। तो ये हमारा ही अंतिम उद्देश्य होगा कि आपका जो पढ़ने का तरीका है और पढ़ने से संबंधित जो आपका सोच विकसित हुआ है उसको कहीं ना कहीं इन्हेंस किया जाए और पॉजिटिव रास्ते में लेकर इसको आगे बढ़ा जाए। तो इसी वजह से हम वीडियो अभी लेकर आ रहे हैं अभी। और आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने पीछे में 4-5 वीडियो डाल दिया है जिसमें कि मैंने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उसको डिस्कस किया। उसके बाद मैंने हड़प्पा सभ्यता से 3 वीडियो डाले। 3 वीडियो के अलावा उसमें कुछ बचता नहीं है। उसके आगे का जो चैप्टर आता है प्राचीन इतिहास से, एंशियंट हिस्ट्री से, वो वैदिक काल या वैदिक संस्कृति जिसको बोला जाता है वो आता है। वैदिक संस्कृति से भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को पढ़ने में कि वैदिक संस्कृति से कुछ भी क्वेश्चन कहीं से उठाकर पूछ देगा तो ये डर बना रहता है। ये तीनों चैप्टर जो हैं मैंने अभी इसको लेकर, ये 3 चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा एक डर कायम रहता है स्टूडेंट के अंदर हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से। चूंकि इसको छोड़कर जाना चाहते हैं और ये शुरुआत वाली चीज़ ये थोड़ा सा कठिन लगता है कहीं ना कहीं पूरे हिस्ट्री के संदर्भ में देखा जाए तो ये 3 चैप्टर किसी भी स्टूडेंट के लिए मतलब थोड़ा सा ये दुखदाई हो जाता है, जिसको हम सरल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूर्ण रूप से सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति आपको टॉपिक दिख रही होगी। यहाँ से एक चीज और हम देखेंगे कि मतलब कंसेप्ट जो है, आपको कंसेप्ट जब मिल जाएगा, कंसेप्ट कहने का मतलब कि जब फाउंडेशन बन जाएगा आपका, आप दुकानदार बन जाइएगा जब, तो कहीं ना कहीं मतलब फिर दिक्कत होने वाली है नहीं फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा। तो फिर उसको समझ लीजिए एक बार। और थोड़ा सा मेरा आवाज़ को लेकर अगर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं रुकावट आ रही है तो वो मैं अपना खुद डेवलप करने का, विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ना हो हमसे, जिसके वजह से आपको इरिटेशन का सामना करना पड़ रहा है। उसको ख़त्म करने की कोशिश है हमारी। और जैसे कि अभी दिसंबर में शायद होने वाला है एग्ज़ाम दरोगा का, तो उसमें उससे भी संबंधित बहुत ही मुख्य मुख्य चैप्टर हो जाते हैं इतिहास से। इसके बाद से अदर सब्जेक्ट पे आएंगे जब पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे लेंदी और सबसे ब्रॉड कहीं ना कहीं इतिहास ही होता है।
और इतिहास का वेटेज लगभग प्री या मेंस में 20% या 25% के आसपास तक जाता है। तो इसको अच्छे से एक बार समझ लेना, कम समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम बात ज़्यादा ना करते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। वैदिक संस्कृति का जो काल रहा है वही टॉपिक है हमारा, वैदिक संस्कृति या काल। वैदिक संस्कृति जब एक समझ लेते हैं, इसका ब्रीफ समझ लेते हैं। वैदिक संस्कृति या काल जिसको बोला जाता है भारतीय इतिहास में, वो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था, जिसको माना जाता है कि 2500 से 1700 के आसपास या 1500 के आसपास तक जाकर समाप्त हुई थी, पतन हो गया था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद एक वो तो नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन वैदिक संस्कृति उसके बाद स्टार्ट होता है, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता का पतन चालू होता है, वहां से वैदिक संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है। 1500 के आसपास वैदिक संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है। मतलब उस सभ्यता का विनाश हुआ, उसके बाद एक अलग सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई भारतवर्ष में, जो कि 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है इसका शुरुआत। उसी को वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के रूप में जानते हैं। इसको वैदिक काल या वैदिक संस्कृति क्यों बोला जाता है ये जान लेते हैं। वैदिक संस्कृति आया है वेद से निकलकर। अभी जो वेद हम लोग के 4 वेद हैं, जो मतलब वेदों से जानकारी मिलती है। वेद जो साहित्य होते हैं वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वेद से जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, वेद से जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, उसी काल, जिस काल के बारे में वेद से जानकारी मिलती है हम लोगों को, उस काल को वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि वैदिक संस्कृति या वैदिक काल किसको कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वैदिक शब्द, शुरुआत से एकदम शुरू करते हैं, हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैदिक शब्द जो है, वैदिक शब्द यहाँ लिखा दिख रहा होगा आपको। वैदिक शब्द, आशा करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। वैदिक शब्द, वैदिक शब्द जो है, मतलब कहीं भी देखने में अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा हमको। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। मतलब कि वेद जो है, हम लोग के जो हिंदू धर्म के वेद 4 वेद माने जाते हैं, उसी वेद से निकल कर आया है वैदिक शब्द, जिसका मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब कि नॉलेज, इसको बोला जा सकता है। वेद का मतलब, वेद का मतलब ज्ञान होता है, इसी से निकलकर वैदिक शब्द आया है। ठीक है। इसके निर्माता जो थे, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, ये आर्य को माना जाता है। आर्य थे, निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ होता है आर्य। आर्य का मतलब जान लीजिए, ये बार बार मिलेगा आपको। इसके निर्माता के रूप में जाना जाता है आर्य को, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब तो जानते ही हैं, इलीट। ये कोई जाति सूचक नहीं है, ये शब्द सूचक शब्द है। और मतलब ये भाषा सूचक एक शब्द है, ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। श्रेष्ठ का मतलब तो जाति सूचक नहीं हो सकता है। आर्य के बारे में जो बोला गया है, ये भाषा सूचक है। और वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। वैदिक साहित्य को, जिस साहित्य से जानकारी हम लोगों को मिलती है, वो वेद है, वैदिक संस्कृति या काल का। उस वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के रूप में जाना जाता है। इसको आगे एक बार और हम लोग डिस्कस करेंगे, श्रुति साहित्य क्या होता है। श्रुति साहित्य का मतलब कि सुनकर, उसका मतलब व्यक्ति विशेष ने रचना नहीं किया है, उसको सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी याद कर कर आगे बढ़ा है वो ज्ञान, और एक जगह जाकर फिर संकलन किसी व्यक्ति ने किया है। मतलब संकलन किया है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, और उसका नॉलेज, वो अपना नॉलेज संकलन नहीं किया है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चलकर आगे बढ़ता गया और याद
करते हुए गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वो आगे जाकर जो संकलन किया गया उसी को श्रुति साहित्य के रूप में जाना जाता है। इसको संहिता बोलते हैं, संहिता, संहिता भी बोलते हैं श्रुति साहित्य को। वैदिक साहित्य, जितने भी साहित्य मुख्य रूप से माने जाते हैं वैदिक काल के जो साहित्य थे वो श्रुति साहित्य के ही अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बस यही है, वैदिक शब्द समझ गए। वैदिक काल के निर्माता कौन थे? वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसका एक और नाम है संहिता बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्यों का मूल निवास। जो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का जो काल रहा है उसका निर्माता के संबंध में बोला जाता है कि आर्य थे। निर्माता जो निर्माण किए थे वो आर्य थे। अब आर्य थे वो कौन थे, क्या थे, इसके बारे में जान लेते हैं कि आर्यों का मूल निवास क्या रहा है, उनका उत्पत्ति कहाँ से रहा है। जो भारतवर्ष में आके कितना बड़ा, इतनी बड़ी, बड़े समय तक, बड़े काल तक मतलब एक सभ्यता का विकसित किए और यहाँ संचालन किए, तो वो कौन थे उनके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। आर्यों का मूल निवास जो है उसके बारे में क्या क्या अवधारणा रही है, इतिहासकारों ने क्या क्या अपना मत दिया है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। माना जाता है कि मतलब मुख्य रूप से माना जाता है आर्यों का मूल निवास जो है, दो तरह के मत है इसमें भी, एक विदेशी और देश का। मतलब कि आर्य जो थे, आर्य कहीं ना कहीं भारतवर्ष के ही मतलब लोग थे जो मतलब वैदिक सभ्यता को विकसित किए थे, वैदिक काल से संबंधित थे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, मध्य एशिया के क्षेत्र से उस काल में लोग आए थे और आक्रमण कर किए थे यहाँ पे, और उसके बाद उस सभ्यता का विकास किए थे। तो ये जो देसी मत है, देश को लेकर कि भारतवर्ष के लोगों ने ही विकास किया है वैदिक सभ्यता का, इसमें दो नाम उभर कर सामने आते हैं, जिसमें एक है डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, और एक अविनाश चंद्र दास। ये इतिहासकार थे, वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए इतिहासकार हैं, जो कि इन्होंने माना है आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश ये आपको बार बार मिलेगा इसमें। सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी मानते हैं। सप्त सिंधु का मतलब ये होता है कि संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास ने माना है कि आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश था। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या होता है, इसको आगे में भी डिस्कस करेंगे। इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। तो यह सप्त सिंधु का मतलब होता है कि इसमें सिंधु नदी के 7 जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। और ये जो मुख्य रूप से सिंधु नदी जो है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहती है, पाकिस्तान के क्षेत्र में। इसी के सहायक नदियों के आसपास जो है इस सभ्यता का विकास हुआ, और यहाँ यहीं के लोग, यहीं के प्रजाति के लोग थे जो कि इस सभ्यता का विकास किए थे। तो इसीलिए बोला जाता है इसको कि सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी ने ही वैदिक काल का विकास किया है। इस मत के पक्ष में अपना राय दिए हैं दो विद्वान जो हैं, भारतीय विद्वान, डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास। तो दो लोगों ने इसका मत दिया है सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और कुछ विद्वानों के बारे में राय, मतलब मूल निवास आर्यों का कहाँ था। एक बोला जाता है तिब्बत के ये निवासी थे, आर्य जो थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास किया, वो आर्य तिब्बत से आए थे। ये किसने बोला है भाई? ये बोला है दयानंद सरस्वती। आप लोग पढ़ेंगे बाद में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में आप लोग पढ़ेंगे कि मतलब दयानंद सरस्वती एक बहुत ही बड़ा समाज सुधारक और के रूप में आगे आए थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जिसको बोला जाता है, धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक के रूप में बंगाल से थे। उन्होंने बोला है कि आर्यों का जो मूल निवास है वो तिब्बत में था। ये सत्यार्थ प्रकाश उनका एक रचना है, बहुत ही बड़ा रचना माना जाता है दयानंद सरस्वती का।
सत्यार्थ प्रकाश, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने बोला है कि आर्यों का जो मूल निवास है वो तिब्बत में था, बाद में वहां से आए और यहाँ आकर वैदिक सभ्यता का विकास किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, तिब्बत किसने बोला? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के बारे में भी बोला गया है कि उत्तरी ध्रुव के निवासी थे आर्य। ये बोला गया है पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे। गरमपंथी दल के नेता थे और बहुत ही विख्यात आदमी थे, जिनको जिनको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक अपना बुक लिखा है द आर्टिक होम ऑफ आर्यंस, मतलब कि होता है उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं आर्य। आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं, ये बोला गया है पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ये मूल रूप में मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको बनाकर पूछे जाएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको निकाल दिया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है फिर स्टूडेंट के, जो कि मतलब मध्यम अवस्था में, तैयारी के मध्य अवस्था में जो है, यहाँ से क्वेश्चन निकाला जाता है तो दिक्कत होता है। इस पे विशेष फोकस होना चाहिए आपको। एक और देख लेते हैं, मध्य एशिया में बैक्टीरिया के दिया गया है राय कि मध्य एशिया में बैक्टीरिया के क्षेत्र से ही आर्यों का आगमन हुआ था और यहाँ पे विकास हुआ था। बैक्टीरिया मतलब कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इराक, ईरान और मध्य एशिया में जो इराक, ईरान और रसिया का जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में एक बैक्टीरिया का क्षेत्र हुआ करता था उस समय में, जिस समय में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। तो वहां से बैक्टीरिया के क्षेत्र से ही आए थे आर्यंस। ये बोला है एक जर्मन विद्वान है, जर्मन विद्वान है एक, जर्मन विद्वान, जर्मन बोला जा सकता है, बहुत ही बड़ा विद्वान थे, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इनका नाम याद रखिएगा, जर्मन विद्वान जो है। इन्होंने बोला है कि मध्य एशिया में बैक्टीरिया के क्षेत्र से ही आए हुए हैं। ये मतलब इस वजह से बोला है कि ईरान ईरान के ही मुख्य रूप से जो क्षेत्र था वो बैक्टीरिया का क्षेत्र था। तो ईरान के ग्रंथ एक है जिद अवस्था, जिद अवेस्ता, ठीक है, जिद अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है। वहां से कुछ भाषा का मतलब वैदिक सभ्यता का भाषा का संस्कृत जो है वो उस भाषा का मतलब जिद जिद अवस्था में जो ग्रंथ है उससे कुछ मिलान हुआ, भाषा की समानता मिली, जिसके वजह से, और देवताओं का जो चर्चा किया गया है ईरानी ग्रंथ जिद अवस्था में और वैदिक ग्रंथ में, जो वैदिक संस्कृति के जो साहित्य रहे हैं उनमें जो देवताओं का वर्णन किया गया है उनमें कुछ समानता मिला है, जिसके वजह से मैक्स मुलर ने बोला है कि मतलब मध्य एशिया के बैक्टीरियाई क्षेत्र से ही वैदिक काल के निर्माता जो आर्यन थे आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से बैक्टीरिया क्षेत्र से आर्यन का निवास किसने बोला है? जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो गया मतलब आर्यों का मूल निवास से संबंधित विभिन्न विभिन्न मत रहे हैं, विभिन्न विभिन्न राय रहे हैं, इसी के बारे में हो गए। और नेक्स्ट देख लेते हैं आर्यों के आक्रमण संबंधी विवाद। मतलब आर्य जो थे वो आक्रमण किए थे या इनका विकास कैसे हुआ था, यहाँ आए थे तो मतलब किसी सभ्यता से किन्हीं लोगों से उनका विवाद या लड़ाई हुआ था या युद्ध हुआ था या आक्रमण किए थे, इसके बारे में अलग अलग राय दिए गए हैं। मैक्स मुलर ने भी बोला है कि मतलब हाँ आए हैं। मैक्स मुलर मध्य एशिया के जो बोला गया कि 1200 से 1000 बीसी के आसपास मध्य एशिया से आए थे आर्यंस। और कुछ विद्वानों का मत है कि भारत के निवासी थे। ठीक है, निवास के संबंध में ही इसका अभी मतलब दिया गया है मत। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत के निवासी थे और कुछ विद्वानों का मानना है कि बाहरी थे। तो बाहरी मानने का सबसे बड़ा वजह ये एक बताया गया है कि बाहरी मानने का वजह इस ये दिया जाता है, एक बहुत बड़ी वजह है कि एक मतलब 1583 से 1588 के आसपास
1583 से 1588 के आसपास एक बहुत ही बड़ा मतलब इटली का एक फ्लोरेंस नगर के जो निवासी था, विद्वान था, वो मतलब भारत में आया और 1583 से 88 के बीच में एक गोवा के क्षेत्र में निवास किया और उन्होंने बहुत सारी भारतीय भाषा का अध्ययन करने का काम किया। उसका नाम था, उसका नाम फिलिपो सस्तेता बोला जा सकता है, फिलिपो सस्तेता। फिलिपो सस्तेता नाम का एक फ्लोरेंस नगर इटली से यात्री आया था, जिन्होंने भारत के विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया, खास रूप से संस्कृत का अध्ययन किया और उसके बारे में अपने क्षेत्र के भाषाओं से मिलान किया और मध्य एशिया के जो क्षेत्र में भाषा बोला जाता था, यूरोप के क्षेत्र में भी जो मतलब पश्चिमी एशिया और यूरोप के जो क्षेत्र में भाषा बोला जाता था, उसका एक गहन अध्ययन किया, विशेष रूप से लैटिन का किया और यूरोपीय भाषा से मिलान किया, लैटिन और यूरोपियन भाषा से मिलान किया था इन्होंने संस्कृत का, जिसके वजह से निकल के आया कि बहुत सारी शब्द जो है और बहुत सारे सिंटेक्स जो हैं भाषा में बहुत सारी समानता मिलती है, जो कि यूरोपियन भाषा और मध्य एशिया में बोली जाती है और जो कि संस्कृत से बहुत ही शब्दों का मिलान करके बताया कि कहीं ना कहीं इस मतलब भारत और यूरोप के जो वासी थे, मध्य एशिया के जो या यूरोप के जो निवासी थे, तो उनके पूर्वज एक साथ एक ही जगह पे कहीं ना कहीं रहते थे, जिसके वजह से इस भाषा में समानता पाई गई है। यही वजह बताया जाता है, एक बहुत बड़ा वजह बताया जाता है कि आर्यंस कहीं ना कहीं मध्य एशिया यूरोप के क्षेत्र के, तुर्की के क्षेत्र से यहाँ पे आए थे। ठीक है, मतलब भारोपीय भाषा, एक भारोपीय भाषा मतलब कि हिंद यूरोपीय भाषा बोल सकते हैं। दोनों भाषा को मिलाकर एक भाषा जो बताया जाता है उसको भारोपीय भाषा बोला जाता है। वही भाषा कहीं ना कहीं आर्यंस के पूर्वज बोलते होंगे और एक साथ एक ही क्षेत्र में रहते थे। इसे बोला जाता है कि यूरोप के क्षेत्र में या तुर्की या मध्य एशिया के क्षेत्र से आर्यन का निवास रहा होगा। एशिया माइनर का यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, वो एक कहानी के रूप में आप याद रख सकते हैं। एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया में आर्य संस्कृति का प्रमाण मिला है। एशिया माइनर माइनर बोला जाता है आपको, एशिया माइनर याद रखिएगा, इससे जोड़कर पूछा जाता है कि कहाँ पे प्रमाण मिला है आर्य संस्कृति का, मतलब अभिलेख के रूप में और पूरा लेख के रूप में मिला है। एशिया माइनर जो है तुर्की के क्षेत्र को बोला जाता है। तुर्की के में एक अंतोलिया पठार है, उसी क्षेत्र को एशिया माइनर बोला जाता है। उसमें कुछ अभिलेख प्राप्त किया गया है। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त किया गया है बोगाजगोई का, बोगाजगोई का अभिलेख प्राप्त किया गया है 1400 बीसी में। इसका अभिलेख 1400 बीसी का बताया जाता है। ये एशिया माइनर तुर्की के क्षेत्र में पड़ता है। यहीं से बोगाजगोई का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें इंद्र, वरुण, नक्षत्र देवताओं का जो वर्णन किया गया है वैदिक सभ्यता में, वैदिक साहित्य में, उससे बहुत सारी देवताओं का वर्णन उस वहाँ के मतलब अभिलेख में भी है, वहाँ के भी ग्रंथ में किया गया है और देवताओं में समानता से मिलान किया गया है। और एक तो भारोपीय भाषा का जो उपयोग किया गया है इसमें, मतलब वैदिक संस्कृति में जो संस्कृत यूज होता था या वहाँ की जो भाषा था उसको भारोपीय भाषा बोला गया है। दोनों भाषा मतलब मिलता जुलता है उसके अभिलेख पे, इसके वजह से बोला गया है कि एशिया माइनर के निवासी कहीं ना कहीं आर्यन रहे होंगे। तो कहाँ से आर्यन आए थे और वैदिक सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ था, एक संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दा पे, वैदिक काल। ठीक है, आर्यंस कहाँ से आए थे, कौन थे, उनके बारे में विभिन्न विभिन्न विद्वानों का मत क्या क्या रहा और किस तरह से विकास हुआ, ये हम लोग देख लिए। और अब आगे आ जाते हैं मुख्य चैप्टर पे, जो कि वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब होता है वैदिक काल का मतलब तो बता ही दिए आपको। वैदिक काल जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको अध्ययन के सुविधा के लिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है।
दो भागों में एक पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, इसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है। वैदिक, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल भी या ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। इसलिए इसको ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल बोला जाता है। इसका काल जो माना जाता है 1500 से 1000 बीसी तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल की उसको बोला जाता है, जो कि 4 वेद हैं उसमें ऋग्वेद पहला वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद से जिस काल की जानकारी मिलती है उसी को ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। इसमें जानकारी जो है 1000 बीसी तक ही, 1000 ईसा पूर्व तक ही इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक का ही जानकारी ऋग्वैदिक साहित्य से मिलता है। इसलिए कि इसमें लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहा का खोज जो माना जाता है नवपाषाण काल में 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था, एटा जिला के अंतर्जी खेड़ा जगह में। तो लोहे का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है, वहां से मिलान किया जाता है कि भाई लोहे का उल्लेख नहीं है तो कहीं ना कहीं 1000 पहले से इसका काल संबंधित रहा होगा ऋग्वैदिक काल से। तो ये याद रखिएगा कि लोहे का उल्लेख नहीं था ऋग्वैदिक साहित्य में, जिसके वजह से इसको इस काल का निर्धारण 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास किया जाता है। 1000 बीसी के बाद जो है उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। उत्तर वैदिक काल 2 खंडों में इस काल को विभाजित किया गया है। उत्तर वैदिक काल को मुख्य रूप से माना जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास तक। ठीक है, 1000 बीसी मतलब तो जानते होंगे ना, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, लोहे का उल्लेख इसमें मिलता है। इस जो मतलब इसका साहित्य है इस वेद से, उत्तर वैदिक काल के वेद से जो साहित्य से जानकारी मिलता है उसमें लोहे का उल्लेख मिलता है, अंतर्जी खेड़ा से जो प्राप्त हुआ है पहला लोहे का साक्ष्य। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में बांट लेते हैं, हो गया। अब भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि विस्तार क्या रहा है इसका। विस्तार जो है, आर्यंस का विस्तार के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग साहित्य में जानकारी मिलता है। मुख्य रूप से जो साहित्य में कथा और कहानी के रूप में जो लिखा गया है उससे ही अनुमान लगाया जाता है इसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश तो बता ही दिए कि मतलब ये जो सबसे फर्स्ट माना जाता है सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। तो सप्त सिंधु प्रदेश तो ये भी बता दिए थे आपको कि मतलब ये सिंधु नदी घाटी के जो सहायक नदियां थी उनके आसपास के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश में कौन कौन नदियां आती हैं ये देख लेते हैं, और इसका जो उल्लेख है ऋग्वैदिक काल के साहित्य में किया गया है, और इससे जोड़कर बराबर आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में इससे परेशान किया जाता है। तो ये बहुत ही फोकस करने वाली टॉपिक हो जाती है। सप्त सिंधु प्रदेश की जो नदियां हैं उनका अभी में वर्तमान में नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या रहा था सिंधु वैदिक काल में, तो उसको देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बराबर आपको बनाकर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहला था सिंधु, दूसरा सरस्वती। इन दोनों का नाम अभी भी वही है, ये तो माना जाता है कि विलुप्त हो गई है अभी। तीसरा नंबर है सतुद्री। सतुद्री मतलब कि सतलज को बोला जाता है, अभी वर्तमान में नाम सतलज है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, इसको सतुद्री बोला जाता था। और चौथा नंबर है विपाशा। विपाशा 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 व्यास से जोड़ लीजिएगा आप लोग, बी से विपाशा, व्य से व्यास। सतुद्री स से जोड़ लीजिएगा सतलज, सतुद्री सतलज को बोला जाता है। और 5वां नंबर देख लेते हैं पुरुषनी। पुरुषनी मतलब कि रावी, रावी को बोला जाता है, रावी। पुरुषनी रावी को बोला जाता था। और वितास्ता, वितास्ता झेलम को बोला जाता था। 6 नंबर वितास्ता झेलम को बोला जाता था। अस्किनी, अस्किनी चेनाब को बोला जाता था। चेनाब, सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास सब सिंधु की सहायक नदियां। तो कितने हो गए, एक सिंधु, दूसरा सरस्वती,
शतुद्री यानी कि सतलज, व्यास यानी कि विपाशा, रावी यानी कि पुरुषनी, झेलम यानी कि वितास्ता, चेनाब यानी कि अस्कनी। ये 7 जो नदियां हैं, इसी नदी के आसपास आर्यन का निवास हुआ था, जिसके वजह से इसको सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी बोला गया है। इसका चर्चा ऋग्वैदिक साहित्य में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये याद रखिएगा, निश्चित ही ऑब्जेक्टिव में आपको परेशान किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार रिकॉल हम करेंगे बाद में। पूर्व की तरफ जो विस्तार हुआ था इनका, तो बोला जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है एक बार किया गया है। गंगा का उल्लेख एक बार ऋग्वेद में किया गया है। वेद बताएंगे, वेद क्या होता है, सब चीज बताएंगे। एक बार किया गया है। और जमुना का 3 बार किया गया है, जिसके वजह से माना जाता है ऋग्वैदिक काल में कि विंध्याचल के सीमा से लेकर इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र तक इनका विस्तार हुआ था, 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक। ठीक है। पूर्व की तरफ विस्तार हुआ था ऋग्वैदिक काल में आर्यंस का। उत्तर वैदिक काल जो आया समय, उत्तर वैदिक काल में विस्तार जो था आर्यंस का, जो 1000 बीसी से प्रारंभ माना जाता है उत्तर वैदिक काल का, उस काल में आर्यंस का विस्तार के संबंध में एक कहानी बहुत ही चर्चा, मतलब एक कहानी बताया जाता है, जो कि मतलब उत्तर वैदिक काल के साहित्य में मिलता है। मुख्य रूप से इसमें एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, उसमें एक शतपथ ब्राह्मण है, उसमें एक कहानी की चर्चा की गई है, विदेह माधव की। विदेह माधव एक मतलब राजा थे या व्यक्ति थे, जो कि मतलब सरस्वती नदी के किनारे निवास करते थे। उन्होंने बहुत ही तपस्या करके अपने अग्नि को, जिसको वैष्णवार अग्नि बोला जाता है, अग्नि को अपने मुख में धारण किए थे। और धृत बोलते ही उनका मुंह से अग्नि निकल गई, और फिर वहां से अग्नि का आगे विस्तार होते गया, आगे चलती गई अग्नि, और पूरब की तरफ बढ़ी, और जाकर मतलब सब चीज जलाते हुए, सब चीज मतलब जंगल को साफ करते हुए आगे चलती गई। और एक समय आया कि सादानीरा नदी, जो कि अभी के समय में बोला जाता है गंडक को, बिहार में जो बहती है, वहां जाकर उसको पार नहीं कर पाई, और वहां जाकर फिर वहां समाप्त हो गया। वो सब चीज जंगल साफ हो गए, जिसके वजह से आर्यंस का जो विस्तार है वो बिहार तक फैल गया। ये भी देव माधव की कहानी एक प्रचलित है, जो कि शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, वहीं से मिलता है विदेह माधव की कहानी। तो ये सब कहानी के रूप में आप लोग याद रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो 1000 बीसी के बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यंस का विस्तार था, वो हिमालय से लेकर नीचे में विंध्यन के क्षेत्र तक मान सकते हैं, विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र तक मान सकते हैं। पश्चिम पश्चिम में आप अफगानिस्तान से लेकर पूरब में आपको यहाँ बिहार के क्षेत्र तक इसका विस्तार हुआ था। ठीक है। इस क्षेत्र में मतलब आर्यंस का निवास, और उस क्षेत्र के विजेता थे आर्य। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लिए। सप्त सिंधु प्रदेश में निवास मुख्य रूप से था। पश्चिमोत्तर प्रांत में शुरुआत में हुआ था, बाद में विस्तार करते करते आर्य जो थे वो पूरब के क्षेत्र में और उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में विस्तार किए। यही है भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित बातें। अब मुख्य बात पे आ जाता है, वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैदिक साहित्य क्या होता है? बार बार वैदिक साहित्य हम बता रहे थे, आपको नाम ले रहे थे। वैदिक साहित्य के बारे में जानते हैं कि वैदिक साहित्य वैदिक काल में जो रचनाएं हुई या उससे पहले जो संकलन किया गया, जिस ग्रंथ का या साहित्य का रचना किया गया, उसको वैदिक साहित्य बोला जाता है। यह बहुत ही मुख्य साहित्य है, मतलब मूल साहित्य एक तरह से बोल सकते हैं इसको।
तो ये चार, इसमें वैदिक साहित्य के अंदर चार वेद आते हैं। क्या क्या आते हैं हम लोग देख लेते हैं। चार वेद आते हैं, एक नंबर में याद रखिएगा इसको। चार वेद: ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। एक दो तीन चार, ये चार मुख्य रूप से जो ग्रंथ या साहित्य हैं, इसको वैदिक साहित्य बोला जाता है। वेदांत जो है वो परवर्ती काल के माने जाते हैं, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये चार जो मुख्य रूप से साहित्य है, इसको बोला जाता है वैदिक साहित्य। ये क्या क्या है, क्या क्या, किनको क्या बोला जाता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में जान लेते हैं। वेद का मतलब तो आप जान लिए, वेद चार वेद है हम लोगों के। वेद का मतलब ज्ञान होता है। चार वेद मुख्य रूप से माना जाता है कि वेदों का जो ज्ञान है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया गया है, और ईश्वर ने अपने शिष्यों को बताया, शिष्यों ने ऋषियों को बताया, ऋषि परंपरा के द्वारा आगे बढ़ते गया, और एक जगह जाकर फिर लास्ट में वैदिक काल में कृष्ण द्वैपायन ने इसका संकलन किया, जिसके वजह से उनको वेद व्यास बोला गया। इस चार वेद जो है मतलब ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ये चार वेद मुख्य रूप से माना जाता है, जिसका संकलन जो है कृष्ण द्वैपायन ने किया था, जिनको वेद व्यास बोला जाता है। वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से माना जाता है कि वेदों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया है। चार वेद से ही जानकारी हम लोग के वैदिक काल के बारे में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ भी एक माना जाता है कि अलग से इसका मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से माना जाता है कि वेद का जो गद्य भाग है, गद्य भाग के रूप में माना जाता है। पद भाग और गद्य भाग होते हैं, तो कहानी के रूप में एक मतलब सरल करके समझाने की कोशिश की गई है। इस वजह से इसको ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है कि वेदों का जो ज्ञान है एक गद्य के रूप में संकलन करके उसको बताने की जो कोशिश की गई है, उसी को ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। सभी वेद के अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। एक संक्षिप्त में जान लेते हैं कि होता क्या है ये। चूंकि अरण्यक उनको बोला जाता है कि मतलब वो वैसे साहित्य जो कि वनों में उसका संकलन या उसका रचना किया गया। वन में जो सन्यासी या साधु या शिष्य रहते थे, उनके द्वारा उनको जो संकलन और रचना की गई वनों में, अरण्य मतलब वन होता है, वनों में जो रचना हुई थी वेदों से संबंधित ज्ञान के बारे में, उसको अरण्यक बोला जाता है। सभी का अरण्यक भी अपना अपना है। वेद का अपना, सभी वेद का अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। और एक होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब निश का मतलब होता है पास, और उप मतलब बैठना माना जाता है। तो गुरु ने शिष्य को पास बैठाकर, मतलब निश मतलब पास, पास बैठाकर जो ज्ञान के रूप में उनको दिया और ज्ञान के रूप में बताया, वेदों के संबंध में जो जानकारी ज्ञान के रूप में दी, उसका भी संकलन एक किया गया है। और इसका मतलब वेद के बारे में एक सरल रूप में व्याख्या किया गया है, उसी को उपनिषद बोला जाता है। इसमें अलग अलग तरह से व्याख्या करने का तरीका जो है वो अलग अलग तरह से किया गया है, जो कि वेद से संबंधित ज्ञान से ही के संदर्भ में ही थे, ठीक है। उपवेद, एक उपवेद भी है। उपवेद को वैदिक साहित्य नहीं बोला जाता है, उपवेद को वैदिक साहित्य नहीं बोला जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा इस चीज को। श्रुति साहित्य या संहिता इसको बोला जाता है वेदों को। वेद जो है, हमारे चार वेद जो है, उसको श्रुति साहित्य या संहिता इस वजह से बोला जाता है कि उसकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, किसी ऋषि ने या किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। वो उसका ज्ञान जो है वो संभवतः ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके और ज्ञान के रूप में आगे निरंतर बढ़ते गया, जिसके वजह से
इसका विकास हुआ और एक जगह जाकर फिर बाद में उसका वेद व्यास द्वैपायन ने उसका संकलन किया। इसके वजह से इसको श्रुति साहित्य या संहिता बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको और एक नाम ये दिया जाता है अपौरुषीय। अपौरुषीय बोला जाता है कि मतलब किसी पुरुष ने इसका निर्माण या संकलन या रचना नहीं किया, इस वजह से इसको बोला जाता है। और नित्य नित्य मतलब कि हमेशा जो ज्ञान चलने वाला है, ये बोला जाता है इसके बारे में, वेद के बारे में। इसमें 3 वेद जो हैं मुख्य रूप से, 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको वेद त्रयी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है, वेद त्रयी बोला जाता है। मतलब 3 वेद को वेद त्रयी बोला जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। संकलन इसका महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, जिनका नाम वेद व्यास है, ये याद रखिएगा। ये बता चुके हैं आपको। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब 4 वेद तो हम लोग जान गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, 4 वेद में पहला वेद जो हम लोगों का आता है वो ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद का मतलब ऋग का अर्थ होता है श्लोक रचना। रचना के रूप में छोटे छोटे श्लोक के रूप में जो रचना किया गया है, उसी को मतलब एक मंत्र के रूप में रचना किया गया है, या श्लोक के या कविता के रूप में मान सकते हैं। छंद के रूप में जिसका रचना किया गया है उसको ही ऋक बोला जाता है। ऋक का अर्थ वही होता है, उसी से ऋग्वेद निकल कर आया है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं का आह्वान या स्तुति करने का भक्ति भाव से संबंधित जो जितने भी इसकी श्लोकें हैं या रचना है, उससे संबंधित है। देवताओं का स्तुति करने से वाला भक्ति भाव इसमें संदर्भित होता है और दिखाया गया है। देवताओं से ही संबंधित माना जाता है मुख्य रूप से ऋग्वेद को। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद। इसी से ऋग्वैदिक काल की जानकारी भी हमें मिलती है। इसमें मुख्य रूप से ये याद करने वाली चीजें हैं। ये 3 भागों में विभाजित मान सकते हैं इसको। एक तो पहला इसमें मंडल बनाया गया है, जैसे कि गीता में अध्याय होता है, उस मंडल के अंदर सूक्त होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बोल सकते हैं आप। सूक्त है, उसके बाद इसकी मंत्र है। अलग अलग संख्या बताई गई है इसका ऋग्वेद काल का। ऋग्वेद का अलग अलग जो मंडल का और सूक्त का और मंत्र का अलग अलग संख्या बताया गया है। इसमें मंडल 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। सूक्त के बारे में 10 से 28 सूक्त बोला जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त और 10,580 मंत्र। मंत्र को इसमें ऋचा भी बोला जाता है। 10,580 मंत्र, 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त, 10,580 मंत्र या ऋचा इसमें है, ऋग्वेद में है। ठीक है, इसका उच्चारण करके, इस रचना का, इस मंत्र का, इस ऋचा का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न, इसमें यज्ञ संबंधी भी बहुत सारी बातें और श्लोक लिखे गए हैं। यज्ञ संपन्न जो कराते थे, कराने वाले पुरोहित जो थे, उनको होत्री या होत्रा बोला जाता था। होत्री या होत्रा बोला जाता था। ऋग्वेद के जो मंत्र उच्चारण करते थे, उनसे जुड़े जो पुरोहित होते थे, उनको होत्री या होत्रा बोला जाता था। ये एक पैराग्राफ हम लास्ट में बना देंगे। होत्री या होत्रा बोला जाता था। इसमें 2 से 7 तक जो मंडल हैं, 10 मंडल में 2 से 7 तक जो मंडल है, उसमें सबसे प्राचीन माना गया है इसको। 2 से 7 तक का मंडल का उस रचना सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक भी इसका यही है, ऐत्रेय और कौशिकी है। ऐत्रेय और कौशिकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। ये लास्ट में हम एक लिस्ट बना देंगे, याद रखिएगा। 2 से 7 तक सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और मुख्य जिस मंडल से बातें रही है उसको आगे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, सब चीज याद करने वाली चीजें हैं।
तो ये हो गया हम लोग के वैदिक संस्कृति और काल से संबंधित मुख्य मुख्य बातें। इसका आर्यन का विकास किस तरह से हुआ था, उनका निवास स्थान कहाँ से रहा था, क्या उनका भौगोलिक क्षेत्र और सीमा क्या रहा था, और वैदिक साहित्य किसको बोलते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लिए। ऋग वेद के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लिए। अब आगे में वैदिक साहित्य का पूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे एक या 1 घंटा में इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए और हर एक चीज को एक तरह से बढ़िया से डिस्कस किया जाए। ये एक कम्प्रिहेंसिव समझ बनाने की कोशिश है हमारी कि आप लोगों का समझ जो है वो इनहेंस कर जाए बहुत ज्यादा। प्राचीन साहित्य काल से लेकर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को तकलीफ होती रहती है, तो उसको खत्म करने की कोशिश है। वहां से फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे, मेडिएवल पे आ जाएंगे, 20 या 25 वीडियो में खत्म करके नेक्स्ट पे आ जाएंगे, मतलब कि मध्यकालीन भारत में। उसके बाद मॉडर्न को डिस्कस कर लेंगे और जल्दी से जल्दी इतिहास को खत्म करके हम ये चाहेंगे कि मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आया जाए कि मतलब आप लोगों का जो एग्जाम है दिसंबर तक या फिर इस साल के लास्ट में जो एग्जाम होने वाले हैं उससे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाए। और इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम, और आपको मतलब आपके लिए यही सब चीज है। तो चलिए, अगर अच्छा लगे वीडियो और अब मेरा कुछ भी अगर गलत लगे तो उसके बारे में कमेंट कीजिए और बताइए हमको। और वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मतलब कि बोलते हैं ना कि एनर्जी का और ऊर्जा का जो ट्रांसमिशन है, मतलब कि एक आदान प्रदान जो है ऊर्जा का, वो आपसे हमको होगा, हमसे आपको होगा। तो ये वो चीज़ें करने की कोशिश है। तो इसमें हम एक तरह से बोल सकते हैं कि आप जब तक हम हमारी सहायता नहीं कर पाइएगा, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उस स्तर से नहीं कर पाएंगे जिस स्तर से होना चाहिए इस चीज़ का। तो चलिए, थैंक यू।